हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गंधार ऑयल रिफाइनरी आईपीओ के बारे में। दोस्तों, गंधार ऑयल रिफाइनरी 22 नवंबर से ओपन होने वाला है और इस वीडियो में हम समझेंगे कंपनी को इन डेप्थ की कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का किस तरीके का बिजनेस है, रेवेन्यू कितना है, कितना कंपनी के आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, रिस्क क्या है, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, गंधार ऑयल इंडिया की प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर है वाइट ऑयल, जो कैटर करती है कंज्यूमर और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर। बेसिकली दोस्तों, इनका जो वाइट ऑयल है वो बेसिकली यूज़ आता है कंज्यूमर, हेल्थ केयर और एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसमें कंपनी दोस्तों बेसिकली हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ और कंज्यूमर कंज्यूमर के अंदर दोस्तों मान लीजिए जैसे HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट, उसको कंपनी अपना सप्लाई करती है। देन यहाँ पर दोस्तों PNG को कंपनी सप्लाई करती है। हेल्थ केयर में दोस्तों पतंजलि आयुर्वेद को कंपनी अपने वाइट ऑयल सप्लाई करती है और उसको वाइट ऑयल के साथ मिलाकर दोस्तों वो बेसिकली प्रोडक्ट्स जो है वो बेसिकली क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इनका जो वाइट ऑयल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है कोई भी FMCG प्रोडक्ट्स के लिए एंड कोई भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आनी चाहिए कि बिजनेस है क्या एक्चुअली, राइट। कंपनी के बहुत सारी ऐसी रेंज, ऑलमोस्ट 350 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है जो कंपनी के पास है अंडर 3 कैटेगरीज, जिसमें पर्सनल केयर, हेल्थ केयर और परफॉर्मेंस ऑयल आता है। परफॉर्मेंस ऑयल के अंदर फिर उसके बाद लुब्रिकेंट्स है और कुछ इंसुलेटिंग ऑयल्स है और जो अपने कंपनी ब्रांड के अंदर बेचती है, जिसका नाम है दिव्यॉल, ठीक है। जो कंपनी का दोस्तों प्रोडक्ट है वो काफ़ी सारे क्रूशल इंग्रेडिएंट्स सर्व करता है एज अ वेरी क्रूशल इंग्रेडिएंट्स फॉर वेरियस एंड प्रोडक्ट्स, जिसमें जैसे मैंने बताया आपको कंज्यूमर गुड हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, पावर, टायर, रबर, इन सब के अंदर दोस्तों जो एंड प्रोडक्ट्स है उसके अंदर यूज़ आता है इनका जो भी प्रोडक्ट है। तो ये समझ लीजिए कि इनके प्रोडक्ट के अगर इनका प्रोडक्ट नहीं होगा वाइट ऑयल तो वो प्रोडक्ट पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ चुका है कि कंपनी करती क्या है। वाइट ऑयल बनाती है, वो वाइट ऑयल काफ़ी देखिए क्रूड को रिफाइन करके ऐसे ऐसे बनता है, लेकिन उसके ऊपर हमको नहीं जाना है, समझ में आना चाहिए कि बिजनेस है क्या एक्चुअली, ठीक है। कंपनी दोस्तों ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज़ के अंदर आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। 100 कंट्रीज़ के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सर्व करती है और कंपनी के पास मोर देन 3500 क्लाइंट्स है। इसके अंदर जैसे मैंने बताया कंपनीज बड़ी बड़ी है, जिसमें PNG, यूनिलीवर, HUL को कंपनी नहीं सप्लाई करती, यानी जो इंडिया के अंदर है यूनिलीवर उसको कंपनी सप्लाई नहीं करती है, लेकिन यूनिलीवर जो बाहर की कंट्रीज़ के अंदर है उनको सप्लाई कंपनी करती है अपने प्रोडक्ट्स। मैरिको को सप्लाई करती है, डाबर, इनक्यूब, पतंजलि, बजाज कंज्यूमर, इमामी, अमृतांजन, इन सब को बेसिकली कंपनी अपने प्रोडक्ट्स सर्व करती है। तो होपफुली ये समझ में आ चुका होगा। अब कुछ कंपनी के स्ट्रेंथ एंड कुछ रिस्क के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी दोस्तों एक लीडिंग मार्केट शेयर है इनका इंडियन वाइट ऑयल में। कंपनी बेसिकली बताती है कि इंडिया के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे है एंड अक्रॉस द ग्लोब, या फिर हम पूरे दुनिया के अंदर बात करें तो कंपनी टॉप 5 कंपनीज के अंदर आपको मिल जाती है। तो अनडाउटेडली अगर आप देखेंगे तो कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है। ज़रूर नाम बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था कंपनी का, लेकिन अनडाउटेडली इनका प्रोडक्ट्स काफ़ी फेमस है और इसीलिए कंपनी ने ऐसा बताया कि इनके पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर है इंडियन वाइट ऑयल मार्केट के अंदर। सिग्निफिकेंट ओवरसीज सेल है और फोकस है कंपनी का कंज्यूमर और हेल्थ केयर के अंदर। एक्सटेंसिव और डाइवर्सिफाइड कंपनी का कस्टमर बेस है। सप्लायर बेस भी कंपनी का काफ़ी बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर लीडिंग ऑयल कंपनीज है और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग टर्म्स कंपनी रखती है। मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों स्ट्रेटेजिक जगह पे लोकेटेड है। इनके पास इन हाउस R&D कैपेबिलिटीज़ है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। छठा ये है कि दोस्तों कंपनी का रेजिलिएंट, फ्लैक्सिबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल है कि किस तरीके से वो अपने रिस्क मैनेजमेंट को फ्रेमवर्क कर सकती है। फिनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, जिसके बारे में अभी बात करेंगे। और कंपनी के पास एक एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड मैनेजमेंट टीम है, बिकॉज कंपनी काफ़ी समय से, ये 1992 1993 से कंपनी बिजनेस कर रही है, तो अनडाउटेडली मैनेजमेंट काफ़ी एक्सपीरियंस होगा ही। अब बात करते हैं कुछ रिस्क के बारे में। डेफिनेटली अगर कुछ पॉजिटिव्स है तो कुछ नेगेटिव्स होंगे ही होंगे। तो देखिए, कंपनी का सबसे पहली बात, रिस्क पहला ये है कि कंपनी का जो मेजर फोकस है वो दोस्तों पर्सनल केयर, हेल्थ केयर पे रहता है। तो इसकी डिपेंडेंसी भी दोस्तों इसके ऊपर ज़्यादा है। तो मान लीजिए अगर कहीं बार पर्सनल केयर या फिर हेल्थ केयर में आपको उतना ज़्यादा बूम देखने को नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल कंपनी के भी जो रेवेन्यूज़ है वो डाउन हो जाएंगे। सेकंड ये है कि दोस्तों कोई भी डिले आ गया या फिर इंटरप्शन आ गया या फिर रिडक्शन आ गया सप्लाई इनके रॉ मटेरियल्स में, तो कंपनी का बिजनेस कर सकता है। तीसरा ये है कि दोस्तों कंपनी सोर्सेज मोस्ट ऑफ द बेस ऑयल एंड की रॉ मटेरियल्स फ्रॉम साउथ कोरिया एंड द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल रीजन। तो मान लीजिए वहाँ पर अगर कभी कुछ रेट्स इंक्रीज हो गई, वहाँ पे कोई इफेक्ट आ गया, तो इससे कंपनी के बिजनेस के रेवेन्यू पे, कंपनी के मार्जिन्स पे अफेक्ट पड़ सकता है। चौथा ये कि दोस्तों कंपनी काफ़ी बार काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क से एक्सपोज रहती है।
पाँचवा ये है कि क्योंकि कंपनी का बिजनेस काफ़ी फॉरेन कंट्रीज़ में चलता है तो फॉरेक्स रेट फ्लक्चुएशंस का काफ़ी प्रॉब्लम रहता ही रहता है। और छठा ये है कि इस बिज़नेस के अंदर काफ़ी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको नेगेटिव देखने को मिल जाती है। कंपनी के दोस्तों अगर फिनेंशियल्स को देखा जाए तो कंपनी ने दोस्तों 2021 के अंदर करीबन 2221 करोड़ का सेल किया था। उसके अगले साल दोस्तों कंपनी का जो सेल है वो 3543 करोड़ हो जाता है। उसके अगले साल यानी FY23 में 4079 करोड़ हो जाता है। तो कंपनी की सेल तो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रोथ करी है। ज़रूर FY21 के अंदर दोस्तों कोविड का पीरियड आ गया था तो और सेल हो सकती थी, बट कोविड के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम रही थी। बट स्टिल कंपनी ने ये कहा कि कोविड के टाइम कंपनी सिर्फ 15 दिन के लिए शट डाउन हुआ था बिजनेस, बाद में वापस स्टार्ट हो चुका था। तो ये कह सकते हैं कि कंपनी ने मेजरली काम तो उस समय भी किया है। जो कंपनी का EBITDA है वो अनडाउटेडली ग्रो किया है, जैसे 138 करोड़ था, फिर उसके बाद 245 एंड ऑलमोस्ट 316 करोड़ FY23 में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फिगर है वो है दोस्तों रेवेन्यू का। दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट का जो प्रॉफिट है कंपनी का वो 100 करोड़ था 21 में, फिर 22 में दोस्तों वो 163 करोड़ होता है एंड फिर 23 में वो 213 करोड़ होता है। तो इससे एक बात तो साफ हमको समझ में आती है कि कंपनी जब दोस्तों 2221 करोड़ का सेल कर रही है तब कंपनी का मुनाफा मात्र 100 करोड़ का है। जब कंपनी 4079 करोड़ की सेल कर रही है तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अब 213 करोड़ का है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है वो लो मार्जिन का है और कंपनी ने ये कहा है कि इनके जो मार्जिन है वो 8-8.5% के करीबन रहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि कंपनी के मार्जिन में आपको ज़्यादातर इसी तरीके से कंपनी की ग्रोथ देखने को मिलेगी, जहाँ पे मार्जिन से 8-8.5% 9% रखेंगे। और ज़्यादा कितना कंपनी अपने मार्जिन को एक्सपांड कर पाती है देखने वाली बात होगी, बट ठीक है क्योंकि बहुत सारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो देखिए धीरे धीरे करके कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करती है, फिर मार्जिन को हम कह सकते हैं इंक्रीज करती है। ये कंपनी द्वारा कहा गया है, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों वैल्यूएशंस के ऊपर। तो कंपनी 6.16 के प्राइस टू अर्निंग पे बेसिकली अपना शेयर लेकर आई है। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो करीबन 54 करोड़ हो जाएगी। रिटर्न ऑन इक्विटी 32.28% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41% का है। तो ये काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ठीक है 0.22 का है। जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो 23.77 का है और रिटर्न ऑन नेट वर्थ 32% का। तो काफ़ी बढ़िया कंपनी के आपको ऐसे फिनेंशियल्स देखने को मिल जाते हैं, जो बाद में कंपनी के की इंडिकेटर्स है वो भी काफ़ी पॉजिटिव नजर आते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कंपनी जो अपना IPO है वो 169 रुपीज़ के प्राइस बैंड पर लेकर आई है, जिसमें आपको टोटल मिलाकर 88 शेयर्स मिलेंगे। 500 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 302 करोड़ का फ्रेश इशू और बाकी का बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है। तो अगर दोस्तों हम इस कंपनी को इसके पीयर से कंपेयर करते तो कंपनी का तो आपने देखा है कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आता है वो ऑलमोस्ट 7 के आसपास का है। ठीक है, लेट्स से 7 का प्राइस टू अर्निंग है। सविता ऑयल 10.84 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। अपार इंडस्ट्रीज 29 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। पनामा पेट्रोकेम 7.96 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स ऑलमोस्ट 25 के पी पे 24 के पी पे ट्रेड कर रहा है। पृथ्वी स्पेशलिटी केमिकल्स 222 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। रोजारी बायोटेक 40.73 एंड फेयर केम ऑर्गेनिक्स 32। तो उसका मतलब ये अगर आपने साफ साफ नोटिस किया होगा तो जो कंपनी वैल्यूएशंस पे लेकर आई है वो काफ़ी बढ़िया है। कंपनी जिस वैल्यूएशन पे अपना IPO लेकर आई है वो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नज़र नहीं आता है, बल्कि कंपनी ने साफ साफ हम कह सकते हैं कि काफ़ी जगह छोड़ी है फॉर द इन्वेस्टर्स टू मेक मनी। यानी वैल्यूएशन के हिसाब से तो ये साफ बात है। बट हाँ देखिए हर कंपनी के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं नापने के, तो ये नहीं कि सब कंपनीज को मैच किया जाता है। बट ये है कि हाँ अगर इसके पीयर से कंपेयर किया जाता है जो वैल्यूएशन पे कंपनी अपना IPO लेकर आई है वो इतना महंगा नज़र नहीं आता है। बाकी ये बात ज़रूर है कि दोस्तों कंपनी जो IPO लेकर आई है उसका पैसा कहाँ खर्च करेगी। कंपनी ने साफ साफ कहा है कि कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करने वाली है टैक्सॉल बाय वे ऑफ अ लोन। दूसरी साइड कंपनी ने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे थ्रू परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड सिविल वर्क रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांशन इन कैपेसिटी। फिर कंपनी यहाँ पे दोस्तों जो इनका सिलवासा प्लांट है वहाँ पे कैपेसिटी एक्सपांशन करने वाली ऑफ ऑटोमोटिव ऑयल। एक्सपांशन होगा कैपेसिटी ऑफ पेट्रोलियम जेली एंड accompanying cosmetic product division at the companies of Taloja plant and expansion in the capacity of white oils by installing blending tanks at the Taloja plant। तो यहाँ पर बेसिकली कंपनी पैसा खर्च करने वाली है। तो अब क्वेश्चन ये निकल के आता है करना क्या चाहिए। देखिए 2017 में कंपनी अपना IPO प्लान लेके आई थी, लेकिन बाद में उसको ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद कंपनी ने दोस्तों परफॉर्मेंस करके दिखाई, ये बात अपने आप में सच है और इसके कारण ही हम कह सकते हैं कि कंपनी के जो नंबर आपको देखने को मिले वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी कंपनी ने काफ़ी बढ़िया किया है। अगर मैं बात करता हूँ ग्रे मार्केट की, तो ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट 62 रुपीज़ चल रही है, तो 36.69% होता है। तो इसका मतलब ये बात तो साफ है कि
बाजार भी देखिए प्रीमियम देने को तैयार है, ग्रे मार्केट में तो एटलीस्ट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। बट अगेन हमेशा कहता हूँ ग्रे मार्केट पे विश्वास ना करें, ग्रे मार्केट को देख के ऐसा ना लगाए। बट हाँ, मुझे कंपनी अच्छी लगती है, जिस इंडस्ट्री में है वो अच्छी लगती है एंड डेफिनेटली ग्रो कर रही है। एटलीस्ट फॉर लिस्टिंग गेन्स मुझे लगता है कि इशू बढ़िया कर सकता है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आईपीओ में पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। बाकी आप लोगों का व्यू मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।